हेलो गाइस, वेलकम टू बिकी ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द इंटरव्यू, और इसका राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। और ये जो स्टोरी है द इंटरव्यू, ये लिया गया है आपका फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़। इस बुक से ये स्टोरी उठाया गया है और छोटा सा पार्ट है ये। तो इस स्टोरी में हमें 2 पार्ट देखने को मिलेगा, पार्ट 1 और नीचे में आपका दिया हुआ है। यहाँ पर है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में बताया गया है कि इंटरव्यू का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेज है, वो बताया गया है। और यहाँ पे आपका डिफरेंट राइटर्स का व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस किया गया है कि उनका क्या राय है इंटरव्यू के बारे में। और पार्ट 2 में आपको एक इंटरव्यू का एग्जांपल दिया गया है और ये इंटरव्यू को हमें स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट 1 से। देखते हैं पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. तो ये जो इंटरव्यू है उसका शुरुआत कब हुआ? 130 साल पहले हुआ था। और तब से ये जो इंटरव्यू है वो एक काफ़ी कॉमन प्लेस मतलब ऑर्डिनरी चीज़ हो गया है जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में। ठीक है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। आज हर वो इंसान जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो पक्का कभी ना कभी एक इंटरव्यू पढ़ा होगा अपने लाइफ में। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वहीं दूसरी तरफ से अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, सम ऑफ देम रिपीटेडली। कई हज़ार सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया गया है और कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू बार बार लिया गया है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू of its functions, methods and merits vary considerably। तो ये हार्डली सरप्राइजिंग है, मतलब ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि लोगों का ओपिनियन इंटरव्यू के बारे में कि उसका फंक्शन क्या है, इंटरव्यू लेने का मेथड क्या होना चाहिए, इंटरव्यू का एडवांटेज क्या है, ये वेरी कंसिडरेबली। हर पर्सन टू पर्सन बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म और सोर्स ऑफ ट्रूथ। कुछ लोग तो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम करते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक्सेसिव, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू अपना हाईएस्ट फॉर्म में क्या है, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है। मतलब इंटरव्यू एक ट्रूथ का सोर्स है, यहाँ से हमेशा सिर्फ सच बात निकल के आती है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और जो लोग इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेने का जो तरीका है वो एक आर्ट है। ठीक है। तो जो लोग इंटरव्यू को पॉजिटिव मानते हैं तो उन लोग का कहना है कि इंटरव्यू एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है और ये एक आर्ट है, इसका प्रैक्टिस करना एक आर्ट है। तो ये 2 बात आपको याद रखना है कि 2 पॉजिटिव पॉइंट क्या मिला हमें इंटरव्यू के बारे में। पहला तो वो एक सोर्स ऑफ ट्रूथ और दूसरा उसका प्रैक्टिस करना एक आर्ट है। अदर यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। और वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज़ है और वो सेलिब्रिटीज़ अपने आप को विक्टिम मानते हैं, अपने आप को पीड़ित मानते हैं इंटरव्यू से। और वो लोग डिस्पाइज मतलब हेट, डिसलाइक, वो लोग इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं क्योंकि ये एक अनवारंटेड इंट्रूजन है। अनवारंटेड मतलब अनजस्टिफाइड, मतलब बेवजह का इंट्रूजन मतलब किसी का प्राइवेसी में दखल देना। तो बेवजह का उनका प्राइवेट लाइफ में दखल देना हो जाता है ये इंटरव्यू इनटू देयर लाइफ्स। और फील दैट इट सम हाउ डिमिनिशेस देम। और ये सेलिब्रिटीज़ ये भी फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने से उनका थोड़ा डिमिनिश हो जाते हैं, उनका मतलब वो लोग छोटे हो जाते हैं। ठीक है, उनका कुछ लॉस हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं सेलिब्रिटीज़ लोग। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव दैट इफ समवन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सनस बिलीफ। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ का जो बिलीफ है कि वो लोग अगर इंटरव्यू देंगे तो वो लोग डिमिनिश हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तो ये ठीक उस वैसे ही सोच का तरह है जैसे प्रिमिटिव कल्चर्स, मतलब प्रिमिटिव मतलब एंशियंट या फिर ओल्ड, पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अगर उनका कोई फ़ोटो ले रहा है तो इसका मतलब है वो इंसान उनका आत्मा को चोरी कर रहा है। तो वैसा ही सोच कुछ सेलिब्रिटीज़ लोगों का भी है कि वो लोग सोचते हैं कि हमारा कोई इंटरव्यू ले लेता है तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं से घट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves। तो अब यहाँ पे अलग अलग राइटर्स का व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस किया गया है। V.S. नायपॉल एक राइटर है, उनका ये मानना है कि पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़। लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं इंटरव्यू से,
एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपना कोई पार्ट लूज कर देते हैं। पार्ट लूज कर देते हैं बोलने का मतलब है कि वो लोग अपना कुछ प्राइवेसी खो देते हैं, ठीक है। लुइस कैरोल ये दूसरे राइटर है, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, इन्होंने ये बुक लिखा है एलिस इन वंडरलैंड। इनका मानना है कि वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, वो तो डरते थे, हॉरर था उनको इंटरव्यूअर से। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, कंसेंटेड मतलब अग्रीड, और वो कभी भी अग्री नहीं किया इंटरव्यू के लिए। इट was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and thus the persistent petitioners for his autograph। और यही हॉरर था कि वो कहीं लायनाइज ना हो जाए। लायनाइज मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ना हो जाए, और इस फेमस होने के डर से वो क्या करते थे, रिपेल करते। रिपेल मतलब अवॉइड करते थे, अपने जितने भी परिचित लोग हैं, एक्वेंटेंसेस लोग, उनको अवॉइड करते थे, इंटरव्यूअर्स लोगों को अवॉइड करते थे वो। एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर्स, परसिस्टेंट मतलब लगातार रिक्वेस्ट जो करने वाले थे ऑटोग्राफ के लिए, उन लोगों को भी वो अवॉइड करते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। और बाद में वो बताते थे वो स्टोरीज कि कैसे वो सक्सेस हो गए साइलेंस करने में, मतलब इन लोगों को अवॉइड करने में कैसे वो सक्सेस हो गए। ये स्टोरीज जब वो बताते थे तब उन्हें काफ़ी सेटिस्फेक्शन और अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मतलब इंजॉयमेंट मिलता था। तो अभी तक हमने दो राइटर्स का व्यू पॉइंट को देखा। पहले राइटर थे वी.एस. नैपॉल, दूसरे थे लुइस कैरोल। अब आते हैं तीसरे राइटर रुडयार्ड किपलिंग। इनका काफ़ी फनी स्टोरी है, इनको देखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer। ये तो और भी ज़्यादा निंदा करते थे इंटरव्यूअर लोगों का। His wife, उनकी पत्नी कैरोलिन, writes in her diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston। उनकी जो पत्नी है कैरोलिन, रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी कैरोलिन, वो अपनी डायरी में लिखती है, और उस दिन का डेट होता है 14 अक्टूबर 1892, कि कैसे इस दिन, वो दिन इन लोगों का रेक्ट हो गया था। रेक्ट मतलब रूइंड, डिस्ट्रॉयड, इनका दिन बर्बाद कर दिया गया था दो रिपोर्टर्स के द्वारा, और वो दो रिपोर्टर्स थे फ्रॉम बोस्टन से, क्योंकि ये दो रिपोर्टर्स खाली इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इससे इनका दिन बर्बाद हो गया था। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वो अपने डायरी में लिखती है कि उनके हस्बैंड क्या बोल रहे होते हैं, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मतलब रुडयार्ड किपलिंग ये दो रिपोर्टर को बोलते हैं कि मैं क्यों इंटरव्यू नहीं देता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल, मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये इमोरल है। इट इज़ अ क्राइम, ये एक अपराध है इंटरव्यू देना। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, ये मेरे खिलाफ एक अपराध है, एक जुर्म है। एज एन असॉल्ट, ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर एक फिजिकल अटैक है, हमला है। असॉल्ट मतलब फिजिकल अटैक। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, मेरिट्स पनिशमेंट मतलब डिजर्व पनिशमेंट, और जो इंटरव्यू लेता है उसको वो डिजर्व करता है पनिशमेंट, उसे कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि वो इंटरव्यू लेके मेरे ऊपर क्या कर रहा है, एक फिजिकल अटैक कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, और असॉल्ट करना क्या है, एक क्राइम है, इसलिए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये व्यू पॉइंट था रुडयार्ड किपलिंग का कि इंटरव्यू क्या है, एक असॉल्ट है। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, ये एक कायरता है, और वाइल, वाइल मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, काफ़ी बुरा चीज़ है इंटरव्यू। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, कोई भी रेस्पेक्टेबल मैन कभी इंटरव्यू के लिए नहीं पूछेगा, और कोई भी रेस्पेक्टेबल मैन कभी भी इंटरव्यू देना नहीं चाहेगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर। लेकिन आयरनी यहाँ पर यह है कि किपलिंग भले ही इंटरव्यू के खिलाफ ये सब बोले कि असॉल्ट है, क्राइम है, कोई भी रेस्पेक्टेबल मैन इंटरव्यू देगा नहीं, लेकिन फिर भी किपलिंग खुद ही क्या किए, परपेट्रेटेड, खुद ही परफॉर्म्ड, मतलब परपेट्रेट का मतलब होता है कमिटेड, खुद ही इंटरव्यू ले लिए, खुद ही असॉल्ट कर दिए मार्क ट्वेन के ऊपर। असॉल्ट कर दिए मतलब उनका इंटरव्यू ले लिए कुछ साल पहले। तो ये एक फनी इंसिडेंट था, यहाँ पे आयरनी है। अब आगे देखते हैं, एक और राइटर का जिक्र किया गया है, H.G. वेल्स। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल। तो वो एक इंटरव्यू दे रहे हुए 1894 में बताते हैं कि इंटरव्यू क्या है, एक ऑर्डिल है। ऑर्डिल मतलब अनप्लीजेंट या फिर डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देना। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी, लेकिन वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू देते रहते थे। इंटरव्यूवी का मतलब जो इंटरव्यू देता है, और इंटरव्यूअर का मतलब जो इंटरव्यू लेता है। तो H.G. वेल्स इंटरव्यू थे, मतलब इंटरव्यू देते थे। एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन। 40 साल बाद ये खुद भी जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लिए थे।
फिर अगले राइटर हैं सॉल बेलो, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interview as being like thumbprints on his windpipe. सॉल बेलो जो थे उन्होंने इंटरव्यू कुछ ओकेजन पे दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार तो इंटरव्यू को कैसे डिस्क्राइब कर दिया, उन्होंने बताया कि इंटरव्यू एज बिंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ऐसा लग रहा था कि किसी ने थंब रख दिया है उनके विंड पाइप पे, मतलब उनका दम घुटता था, सफोकेटिंग था इंटरव्यू देना। उनका ये एक्सपीरियंस था इंटरव्यू के बारे में। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, तो अभी तक हमने ऊपर में जितना भी देखा है ज़्यादा तो नेगेटिव पॉइंट ही देखा है इंटरव्यू के बारे में, अब कुछ पॉजिटिव बताया जाएगा इंटरव्यू के बारे में। बोला जा रहा है कि इतने ड्रॉबैक्स होने के बावजूद भी इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू क्या है, उसका मेन काम है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का एक जरिया है इंटरव्यू, लेकिन वो अभी बहुत ही अच्छा सुप्रीमली सर्विसेबल, भले ही कितना भी ड्रॉबैक हो, सर्विसेबल मतलब यूजेबल, काफ़ी अच्छा यूजेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है फिलहाल इंटरव्यू। तो ये पहला पॉजिटिव पॉइंट हमें मिला। दिस डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज। डेनिस ब्रैन हैज़ रिटन, तो डेनिस ब्रैन एक राइटर है तो ये पहले राइटर है जिनका पॉजिटिव व्यू पॉइंट है इंटरव्यू के बारे में। तो वो बोलते हैं कि वो लिखते हैं कि आजकल हम अपने कंटेम्प्रेरीज मतलब अपने ज़माने के लोगों के बारे में हम जान पाते हैं, हमें बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है उनके बारे में, कब, किसके जरिए, वो इंटरव्यू के जरिए ही हो पाता है। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस टू ऑफ अनदर, तो हमारे पास जो भी न्यूज़ पहुंचता है वो तभी पहुंचता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज ऑफ दिस, और यही रीज़न है कि द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। यही रीज़न है कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेता है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ऐसा पावर जो किसी के पास पहले नहीं आया हो, तो उसके पास ऐसा पावर होता है और इन्फ्लुएंस इतना उसका इफेक्ट होता है, दबदबा होता है। तो ये था पार्ट 1। हमने इसमें देखा कि इंटरव्यू का क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, और अलग अलग राइटर्स का व्यू पॉइंट हमने देखा। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमें एक इंटरव्यू पढ़ना है, और ये इंटरव्यू हो रहा है अम्बर्टो इको का। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, अम्बर्टो इको। और इनका एक सेंटेंस है, इन्होंने कुछ बोला है। वो बोलते हैं कि आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज। हम ऐसे प्रोफेसर हैं जो नोवेल लिखते हैं संडे को। तो ये बात का मतलब हम लोग पहले जब इंटरव्यू पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। तो अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया गया था, तो उस इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन। ठीक है, जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो कौन थे? मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है, इस न्यूज़पेपर के आदमी थे ये, मुकुंद पद्मनाभन। तो इन्होंने इंटरव्यू लिया था। अम्बर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. तो अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के इटली में, और ये काफ़ी फॉर्मिडेबल रिपुटेशन था उनका। फॉर्मिडेबल मतलब इम्प्रेसिव, काफ़ी जाना माना रेपुटेशन था इनका एज ए स्कॉलर। स्कॉलर मतलब एकेडमिक बुक्स लिखने में काफ़ी अच्छा इनका रेपुटेशन था। और ये किस चीज़ के ऊपर लिखते थे? इनका आइडियाज़ था ऑन सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस। साइन मतलब आप हाथ से एक्सप्रेशन करते हैं, वो वाला साइन, तो उसका स्टडी को बोलते हैं सिमियोटिक्स। तो इसके बारे में वो लिखते थे। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, कोई पोयम हुआ उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझाएंगे, उसके बारे में वो लिखते थे। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। और वो किसके बारे में लिखते थे, किसके लिए वो ज़्यादा परिचित थे? मेडिवल एस्थेटिक्स। मेडिवल मतलब मिडल एजेस, मतलब अप्रॉक्स 1000 to 1453, इस पीरियड को बोलते हैं मेडिवल पीरियड। तो उस ज़माने के जो एस्थेटिक्स थे, एस्थेटिक्स मतलब एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी होता है जिसमें हम लोग ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेडिवल पीरियड में क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स थे उनके बारे में वो लिखते हैं, और इसके लिए उनका रेपुटेशन है। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, तो ये सब तब का रेपुटेशन है जब वो फिक्शन नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में वो जाके फिक्शन लिखने लगे। फिक्शन मतलब एक ऐसा स्टोरी राइटिंग जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, जो रियल ना हो, उसको बोलते हैं फिक्शन। और नॉन फिक्शन क्या होता है? जो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हो, उसमें रियल पर्सन, रियल इवेंट के बारे में लिखा जाता है।
Literary fiction, academic texts, essays, children books, newspaper articles his written output is staggeringly large and wide ranging. तो इन्होंने ये सब चीज़ लिखा हुआ है और ये सब चीज़ उनका जो रिटर्न आउटपुट है वो स्टैगरिंगली मतलब होता है शॉकिंगली, काफ़ी वाइड वैरायटी का बारे में वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने लिखा है. In 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom. तो 1980 में वो इतना सक्सेसफुल हो गए क्योंकि 1980 में क्या हुआ था, विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज. उनका एक बुक था, ये एक नोवेल है द नेम ऑफ द रोज. उन्होंने इस नोवेल को पब्लिश किया था विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जो 10 मिलियन कॉपीज से भी ज़्यादा बिका ये नोवेल तो इस नोवेल के इतना फेमस होने के बाद वो उनको सुपर स्टारडम मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और वो सक्सेसफुल हो गए 1980 में. तो हमने इस पैरा में देखा है कि अम्बर्टो इको का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है और अब उनका इंटरव्यू देखने वाले हैं. तो आप यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखिए कि अम्बर्टो इको का इंटरव्यू हो रहा है. वो एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में इन इटली और वो एक स्कॉलर थे जो एकेडमिक्स के ऊपर लिखते थे, सिम्नियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मेडिवल एस्थेटिक्स, ये सब चीज़ के बारे में लिखते थे. लेकिन बाद में वो फिक्शन मतलब मेनली नोवेल्स लिखने लग गए और 1980 में वो काफ़ी फेमस हो गए थे क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था, द नेम ऑफ द रोज एक नोवेल था, उन्होंने वो लिखा था और ये नोवेल मोर देन 10 मिलियन कॉपीज बिका था. तो इतना सब बात आपको याद रखना है इस पैरा में. तो अब शुरू करते हैं इंटरव्यू को. तो मुकुंद सबसे पहले बोलते हैं द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज. ही मतलब इको. तो मुकुंद बोलते हैं कि एक इंग्लिश नोवेलिस्ट और एकेडमिक है डेविड लॉज, उनका ये कहना है कि उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे एक इंसान इतना सारा चीज़ कर लेता है. वो इंसान कौन है, अम्बर्टो इको. तो डेविड लॉज बोलते हैं कि अम्बर्टो इको इतना सारा चीज़ कैसे कर लेते हैं. तो वही मुकुंद उनको कोट करते हुए बोलते हैं. तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स. हो सकता है कि मैं ऐसा लगता होगा लोगों को देख के कि मैं बहुत चीज़ें करता हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. लेकिन अंत में मैं इससे कन्विंस हूँ, मुझे ये पता है कि मैं हमेशा सेम थिंग बार बार करता रहता हूँ. मुकुंद पूछते हैं कि विच इज, वो सेम थिंग क्या है. अम्बर्टो इको बोलते हैं कि नाउ डैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. ये एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि मैं वो सेम थिंग क्या करता रहता हूँ. लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट. मुझे फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है. अब ये फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि इंसान ऐसा सोचता है कि ये यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट किया, यहाँ पे लोग कैसे आए, ये पृथ्वी कैसे बना, क्या सही है क्या गलत, इस टाइप के थिंकिंग को हम लोग बोलते हैं फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट. ठीक है. तो अम्बर्टो इको का फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट था, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नोवेल्स. और ये अपना फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट पूरा करते हैं एकेडमिक वर्क को लिख के और नोवेल्स को लिख के. तो ये जो इंटरव्यू है, ये इस इंटरव्यू का मेन थीम क्या है, मतलब मेन मैसेज ये दिया गया है कि मेन सब्जेक्ट ये है कि इसमें दो चीज़ का कंपैरिजन किया गया है. एक तो है आपका एकेडमिक वर्क और दूसरा है नोवेल्स. तो आगे चल के इस इंटरव्यू में कहीं पर अगर एकेडमिक वर्क लिखा हुआ है या फिर नॉन फिक्शन लिखा हुआ है या फिर स्कॉलर लिखा हुआ है, तो इन तीनों को हम लोग एक ही समझेंगे फिलहाल के लिए. और कहीं पर नॉवेल्स लिखा हुआ है मतलब फिक्शन लिखा हुआ है या फिर क्रिएटिव राइटिंग लिखा हुआ है, मतलब नॉवल, फिक्शन, क्रिएटिव राइटिंग, ये तीनों को एक ही मान के चलेंगे. और एकेडमिक, स्कॉलर और नॉन फिक्शन, ये तीनों को एक ही मान के चलेंगे अभी से. तो ये दो चीज़ का कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा इस इंटरव्यू में. तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि उनका फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है और वो फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को पूरा करते हैं थ्रू एकेडमिक वर्क एंड नॉवेल्स. ये सब लिख के वो पूरा करते हैं. इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रेन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस. मतलब कि वो जो बच्चों के लिए किताब लिखते हैं उसमें नॉन वायलेंस के बारे में बताया होता है एंड पीस, शांति के बारे में बताया होता है, अहिंसा. यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट. तो आप हर बुक में, मेरे हर राइटिंग्स में आप वही एथिकल चीज़ पाएंगे, वही फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लिखते रहते हैं. तो ये जो इनका क्वेश्चन था कि वो सेम थिंग क्या क्या करते रहते हैं, मुकुंद ने जो पूछा था, तो उसका जो वो सेम थिंग क्या है कि वो फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट के बारे में ही हर चीज़ में लिखते रहते हैं. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट. फिर अम्बर्टो को बोलते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट भी है. डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स.
वो पूछते हैं कि आपको पता है क्या कि अगर यूनिवर्स में से जितने भी एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह को अगर हटा दे, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स। आपको पता है, अगर आप साइंस पढ़े होंगे क्लास 9-10 में, तो एटम्स होता है, एटम्स बीच में न्यूक्लियस होता है और फिर सेल्स होता है और बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। तो अगर उस एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अम्बर्टो इको बोलते हैं द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, अगर उस एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए तो ये पूरा यूनिवर्स मेरे मुट्ठी के आकार का हो जाएगा, इतना छोटा में हो जाए आ जाएगा ये पूरा यूनिवर्स। सिमिलरली उसी तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ्स। उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पर एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम बोला गया है, हमारे पास लाइफ में भी खाली बहुत ज़्यादा खाली समय है। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस। तो उस एम्प्टी स्पेस को, उस एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम को वो नाम देते हैं इंटरस्टिसेस का। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। मान लीजिए कि आप मेरे से मिलने आ रहे हैं मेरे घर में। यू आर इन एन एलिवेटर, और आप एक एलिवेटर में है, मतलब लिफ्ट में है, लिफ्ट से आप ऊपर आ रहे हैं। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे होते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा होता हूँ। दिस इज एन इंटरस्टिस, और ये है इंटरस्टिस, ये है खाली समय। मतलब जब मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं अपना समय, मतलब मेरे पास वो खाली समय है, एन एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। तो उनका सीक्रेट क्या है कि वो अम्बर्टो इको इसी खाली स्पेस का यूज़ करते हैं, वो एम्प्टी स्पेस में वो काम करते हैं। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल लाफ्स। तो जब तक मुकुंद फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आएंगे, तब तक उस खाली समय में, मतलब एम्प्टी स्पेस में, वो एक आर्टिकल लिख चुके होते हैं। तो इस ये है उनका सीक्रेट कि वो कैसे खाली समय में इतना सारा काम कर लेते हैं। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आया होगा। तो मुकुंद का जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर कि डेविड लॉज बोलते हैं कि एक इंसान कैसे इतना सारा चीज़ कर लेता है, तो उसका जवाब अब हमें मिला कि अम्बर्टो इको क्या करते हैं, अपने खाली समय को बहुत ही इफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। फिर मुकुंद बोलते हैं कि नॉट एवरीवन कैन डू डैट ऑफ कोर्स। बोलते हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है जैसा आप कर लेते हैं, तो आप इस मामले में काफ़ी यूनिक है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, नॉन फिक्शनल मतलब स्कॉलर वाला राइटिंग, एकेडमिक्स वाला राइटिंग, जिसमें जिसमें रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा जाए। तो आपका जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, योर स्कॉलरली वर्क, आप जो स्कूली बच्चों के लिए बुक्स लिखते हैं, हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। सब में काफ़ी रोमांच भरा होता है और काफ़ी प्लेफुल पर्सनल क्वालिटी होता है उसमें, कहीं ना कहीं पर्सनल टच है आपके राइटिंग्स में, भले ही वो स्कॉलर राइटिंग्स हो। इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। और आपका जो राइटिंग है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिपार्ट करता है वो फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। जो आमतौर पर रेगुलर एकेडमिक बुक्स होता है उससे काफ़ी अलग है आपका एकेडमिक बुक्स, विच इज़ इनवेरिएबली डिसपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। जो रेगुलर एकेडमिक राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी डीपर्सनलाइज है, उसमें कोई पर्सनल टच नहीं होता है, वो काफ़ी बोरिंग होता है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू। तो मुकुंद पूछते हैं कि आपका जो ये तरीका है लिखने का, तो ये क्या आप जानबूझ के इनफॉर्मल अप्रोच अपनाए हुए हैं या फिर ये नेचुरली आप जब लिखते हैं तो ऐसा लिखा जाता है? तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड। तो जब अम्बर्टो इको यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि डिसर्टेशन लिख के देना होता है। डिसर्टेशन का मतलब होता है अ लॉन्ग ऐसे ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक बड़ा ऐसे लिख के देना होता है। तो जब वो डिसर्टेशन सबमिट कर रहे थे प्रोफेसर को, तो एक प्रोफेसर ने उनसे कहा कि स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स। नॉर्मली डिसर्टेशन लिखने का तरीका क्या होता है कि आप पहले फॉल्स एजम्पशंस करते हैं, मान लेते हैं, पहले तो बहुत स्टडी करते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर। स्टडी करने के बाद आप क्या करते हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस लिखते हैं, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट्स लिखते हैं। उसके बाद उसको सही करते हैं और सही करने के बाद एट द एंड आप कंक्लूजन लिखते हैं कि आपने क्या क्या पाया। तो ये एक नॉर्मली तरीका होता है डिसर्टेशन लिखने का। लेकिन अम्बर्टो इको ने क्या किया था, यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। आपने क्या किया कि आपने जो रिसर्च किया था उसका बारे में पूरा स्टोरी लिख दिया है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। आपने क्या क्या मेथड्स अपनाए, क्या क्या गलती किया, ट्रायल्स एंड एरर, हर चीज़ का जिक्र कर दिया। मैंने आपने जो डिसर्टेशन था उसको एक स्टोरी फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, अम्बर्टो इको ने ये किया था। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट। तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि लेकिन साथ ही साथ
भले ही प्रोफेसर ने ये सब कहा, लेकिन वो प्रोफेसर माने कि मैं सही था एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन एज अ बुक, और उन्होंने मेरे डिजर्टेशन को एक बुक में पब्लिश कर दिया, विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट। और बुक में पब्लिश करने का मतलब क्या था कि उनको काफ़ी पसंद आया था मेरा लिखने का तरीका। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। तो जब वो 22 साल के थे तब उन्हें समझ में आ गया कि जो जितने भी स्कूली किताबें हैं, इसको एकेडमिक बुक्स है, वो उसको उस तरीके से लिखा जाना चाहिए जैसे उन्होंने लिखा था। वो तरीका क्या था? बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, हर चीज़ को स्टोरी फॉर्मेट में लिखना, ये तरीका था उनका। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। तो बोलते हैं कि इसीलिए मेरे मेरे जितने भी एसेज है उसमें सब में आपको नैरेटिव एस्पेक्ट, मतलब एक स्टोरी राइटिंग जैसा फॉर्मेट मिलेगा। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स। और यही रीज़न है कि मैं क्यों नैरेटिव लिखने लग गया। नैरेटिव लिखना मतलब नॉवेल्स लिखना। सो लेट एट द एज ऑफ 50, 50 साल की उम्र में मैं नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया, मोर और लेस 50 साल के आसपास मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया, यही रीज़न था। आई रिमेंबर that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist। तो वो एक इंसिडेंट रिकॉल करते हैं और बोलते हैं कि उनके जो दोस्त थे रोलैंड बार्थस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे क्योंकि वो एक एसेइस्ट थे लेकिन एक नोवेलिस्ट नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग। इनका मन था, रोलैंड बार्थस का मन था कि वो क्रिएटिव राइटिंग करे, मतलब नोवेल लिखे, फिक्शन लिखे वन डे और अनदर, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। उनका मन था कि कभी वो क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले वो क्या हो गए, मर गए। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो अम्बर्टो को बोलते कि लेकिन मेरे अंदर कभी भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं आया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट। मैं एक एक्सीडेंट से, मतलब अचानक से नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे। एक दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था, सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। और नॉवेल्स लिखना यही मुझे पसंद आता है, यही मेरा टेस्ट है, ठीक है, यही मेरा लिखने का तरीका है। तो मुकुंद पूछते हैं अब, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, अगर नॉवेल्स का बात किया जाए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। तो जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि अम्बर्टो इको पहले क्या थे, एक एकेडमिक थे, स्कॉलर बुक लिखते थे, सीमियोटिक्स के बारे में लिखते थे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक नोवेल लिखा था द नेम ऑफ द रोज। आपको पता है ये कितना मिलियन बिका था? मोर देन 10 मिलियन, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर नोवेल्स का बात किया जाए तो आप तो पहले एकेडमिक थे, लेकिन बाद में आप काफ़ी फेमस नोवेल लिखने वाले हो गए, नोवेलिस्ट हो गए, क्योंकि आपने एक बहुत ही फेमस नोवेल लिखा था जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन। आपने 5 नोवेल लिखा है, और वहीं दूसरी ओर आपने बहुत ज़्यादा स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन। हमने आपको पहले ही बताया है कि नॉन फिक्शन, स्कॉलर या फिर एकेडमिक, ये तीनों को एक ही मान के चलिए। तो ये लिखा हुआ है कि आपने 5 नॉवेल्स लिखा है और कई ज़्यादा, 5 से कहीं अधिक आपने स्कॉलर वर्क्स किया है, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। कम से कम आपने 20 या फिर 20 से भी ज़्यादा एकेडमिक बुक लिखा है और सिर्फ 5 नोवेल लिखा है, लेकिन फिर भी आप नोवेल के मामले में ज़्यादा फेमस है। तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि ओवर 40, उनको करेक्ट करते हैं कि 20 नहीं, 40 से भी ज़्यादा मैंने लिखा है स्कॉलर वर्क्स, मतलब एकेडमिक बुक्स। तो मुकुंद जवाब देते हैं कि ओवर 40 बोले 40 से भी ज़्यादा। एमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स। और इस 40 में से सेमिनल मतलब आपका होता है इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी ज़्यादा एक फेमस मेरा एक बुक है, वो है सिमियोटिक्स के ऊपर। सिमियोटिक्स पता है आपको, स्टडी ऑफ साइंस, SIGNS, साइंस। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज़ द नोवेलिस्ट। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द पीपल से अगर आप पूछेंगे कि अम्बर्टो इको कौन है, तो वो लोग बोलेंगे कि वो एक नोवेलिस्ट है। भले ही उन्होंने 40 से भी ज़्यादा एकेडमिक बुक्स लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग, और उन्होंने सिर्फ 5 नोवेल्स लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें एक नोवेलिस्ट के रूप में ही जानते हैं। डज दैट बॉदर यू। तो मुकुंद पूछते हैं कि क्या आपको ये टेंशन देता है कि लोग आपको नोवेलिस्ट के रूप में जानते हैं और स्कॉलर के रूप में नहीं जानते? तो अम्बर्टो को जवाब देते हैं, येस, हाँ, ये मुझे टेंशन तो देता है। बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट नोवेल्स ऑन संडेज। क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ एक ऐसा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो सिर्फ संडेज को ही नोवेल लिखता है। तो यही सेंटेंस था जो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में हमने देखा था,
ऊपर में जो कोट किया हुआ था वो सेंटेंस यहाँ पे आया है कि मैं एक ऐसा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ संडे को ही टाइम मिलता है नॉवेल्स लिखने का, लेकिन संडे को ही लिख के वो काफ़ी फेमस है। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। जितने भी एकेडमिक मीटिंग होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, और पेन क्लब्स और राइटर्स का मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा मानता हूँ, ना कि नोवेलिस्ट कम्युनिटी का। मैं राइटर नहीं हूँ, मैं एकेडमिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। बट ओके, लेकिन फिर भी ठीक है। इफ़ दे मतलब मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नोवेल्स, लेकिन ठीक है, अगर ज़्यादातर लोग सिर्फ नोवेल्स पढ़े हैं। आई नो डैट बाई राइटिंग नोवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। मुझे पता है कि जब मैं नोवेल्स लिखता हूँ तो मैं ज़्यादा ऑडियंस को तक पहुँच सकता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विथ स्टफ ऑन सीमियोटिक्स। मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं सीमियोटिक्स के बारे में लिखूँ और 1 मिलियन रीडर्स मुझे मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर वो नोवेल्स लिखेंगे तो ज़्यादातर ऑडियंस उनका नोवेल्स को पढ़ेंगे। अब मुकुंद बोलते हैं कि विच ब्रिंग्स टू मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ। द नेम ऑफ द रोज, ये काफ़ी फेमस नोवेल है। इज़ अ वेरी सीरियस नोवेल, ये काफ़ी सीरियस नोवेल है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न, यार्न मतलब नैरेटिव स्टोरी। ये स्टोरी एक डिटेक्टिव स्टोरी था। इसमें एट वन लेवल, एक स्तर पे तो ये डिटेक्टिव स्टोरी था, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इन टू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। लेकिन इस नोवेल में आपने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ है। अब ये सब क्या है तो उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। येट इट इंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन फिर भी इतना डिफ़िकल्ट चीज़ इसमें लिखने का बावजूद भी इसका काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ऑडियंस आपको मिला। वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस, क्या आप इससे पजल हो गए हैं, आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि क्यों ये ज़्यादा इतना सक्सेस हुआ? अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड। नहीं, मैं तो पजल नहीं हुआ, लेकिन जर्नलिस्ट लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं, वो लोग पजल हो गए हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी तो पब्लिशर्स भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और जर्नलिस्ट और पब्लिशर इसलिए पजल हो जाते हैं क्योंकि उनका ये बिलीफ है कि लोग को कचरा पसंद है, ट्रैश मतलब फालतू का चीज़ पसंद है। एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और लोगों को डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री एक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस देता है। तो नॉर्मली जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स लोग ये बिलीव करते हैं कि लोग ये सब के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, उसीलिए वो लोग क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, लोगों को ये सब पसंद है। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट। मान लीजिए कि प्लानट पे 6 बिलियन पीपल है। नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज़। और ये जो नोवेल है ये सिर्फ 10 या फिर 15 मिलियन कॉपी के बीच में बिका है। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर। तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि मैं तो सिर्फ काफ़ी स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स तक पहुँच पाया। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंसेस। और इसी टाइप के रीडर होते हैं जो मतलब यही जो 10 से 15 मिलियन जो रीडर है, इसी टाइप के रीडर होते हैं जिनको ईजी रीडिंग्स पसंद नहीं है, ईजी एक्सपीरियंस पसंद नहीं है, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट इट। हो सकता है इनको ईजी एक्सपीरियंस ना हो, या फिर हमेशा इनको ईजी एक्सपीरियंस पसंद ना हो। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, मैं खुद खाना खाने का बाद रात का 9 बजे वॉच टेलीविज़न, मैं खुद टेलीविज़न देखता हूँ, जो कि एक इजी एक्सपीरियंस है। टेलीविज़न से इजीली समझ में आ जाता है। एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, मैं ये सब देखना पसंद करता हूँ। आई एन्जॉय इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये सब इजी एक्सपीरियंस है। एंड आई नीड इट, और मुझे ये चाहिए भी, बट नॉट ऑल डे। लेकिन दिन भर अगर आप मुझे यही ईजी चीज़ देते रहिएगा तो मुझे ये पसंद नहीं आएगा। तो अब मुकुंद बोलते हैं कि कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट। तो मुकुंद बोलते हैं कि ये नोवेल का सक्सेस होने का रीज़न क्या ये नहीं है कि कहीं इसमें आपने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है उसलिए ये इतना ज़्यादा सक्सेस हो गया? अम्बर्टो को जवाब देते हैं, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन मैं एक और स्टोरी बताता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन। क्योंकि मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, तो मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि वो स्टोरी क्या है। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. तो मेरी जो पब्लिशर है, अमेरिकन पब्लिशर, उनको तो मेरा बुक काफ़ी पसंद आता है, लेकिन उन्होंने बोला कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मेरा बुक 3,000 कॉपी से ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि
एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कैथेड्रल मतलब चर्च नहीं है या फिर कोई किसी ने लैटिन नहीं पढ़ा हुआ है, वहाँ पे मेरा बुक बिकना काफ़ी मुश्किल है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, तो मुझे एडवांस मिला था सिर्फ 3000 कॉपीज़ का। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द US, लेकिन अंत में वो 2 या फिर 3 मिलियन कॉपी बिका। तो वही बोला जा रहा है कि अ लॉट ऑफ बुक्स हैव रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माई। तो पहले मेरे लिखने से पहले भी काफ़ी सारे ऐसे बुक थे जिसमें मेडिवल पास्ट के बारे में लिखा गया था, तो वो सब तो इतने सक्सेस नहीं हुए। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री। मुझे तो लगता है ये बुक का जो सक्सेस है ये एक रहस्य है, मिस्ट्री है। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुडंट हैव बीन द सेम। मुझे तो लगता है कि अगर मैं ये नोवेल 10 साल पहले या फिर 10 साल बाद में लिखता तो ऐसा सक्सेस उसे नहीं मिल पाता। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री। वो इतना सक्सेस क्यों हो गया उस समय में, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, समझ में नहीं आया है क्यों इतना वो सक्सेस हुआ है। तो इसी के साथ ये इंटरव्यू ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, और बहुत जल्द इसका हम क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।